हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक एसआर के चैनल में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर का फ्लो है दोस्तों हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का फ्लो देखिए आप लोग। पहले तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में। गोलीय दर्पण में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। इसके बारे में ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। उसके बारे हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। फिर हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन में दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। फिर हम बात करेंगे अपवर्तनांक। दोस्तों अपवर्तनांक में बहुत टफ सवाल भी इसमें आते हैं। चैप्टर का सबसे टफ सवाल यहीं से बनता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। फिर हम बात करेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन, और लास्ट टॉपिक हमारा आता है लेंस की क्षमता। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैप्टर का फ्लो। ये सारी टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रकाश। आखिर प्रकाश होता क्या है दोस्तों। जैसे कि हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसे ही हम प्रकाश कहते हैं। इसलिए जो हमारा प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार हम कहते हैं प्रकाश क्या है आखिर। तो इसका जवाब है दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। ये तो बात हो गई दोस्तों प्रकाश के सिंपल परिभाषा की, प्रकाश आखिर होता क्या है। अब दोस्तों इसके अगर वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फिगर देता हूँ। इस फिगर में आप लोग समझिएगा। इसमें दोस्तों दिया होगा बी और ई। ई जो हमारा होता है वो विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, और जो बी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। जब हम किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत कंपन कराते हैं तो उसी माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है जो इन दोनों तरंगों के
यानी कि दोनों क्षेत्रों, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत होती है और वो सीधी जो जा रही है उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका जो डिटेल है वो आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 12 में विद्युत चुंबकीय तरंग नाम से एक पूरा चैप्टर ही आता है, उसमें आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको प्रकाश के बारे में शॉर्ट में बता दिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब दोस्तों हम कुछ पॉइंट जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फिगर देता हूँ, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें जितनी भी तरंगे होती हैं उसको एक लाइन में दिखाया गया होगा। इसमें हमारी जो विजिबल लाइट होती हैं केवल हम उसी को देख सकते हैं, अन्य किसी भी तरंग को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया है अल्ट्रा वायलेट दिया है, एक्स रे दिया है, गामा रेस दिया है, इंफ्रारेड दिया है और रेडियो तरंगे दी हैं। इनको हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे दिया दोस्तों वॉयलेट से लेकर रेड तक दिया है, इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे इस प्रकार दर्शाई जाती हैं। जैसे कि दोस्तों जो हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे को केवल हम मशीनों के द्वारा ही देख सकते हैं, उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हमारा इंफ्रारेड होता है, जैसे कि किसी भी जानवरों में इन तरंगों द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन हम मनुष्यों में केवल विजिबल रे होती है, उसी के द्वारा हम देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। ये तो बात हो गई दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कुछ पॉइंट। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक हमारा आता है, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? इसका आंसर जानने के लिए दोस्तों हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कोई भी हवाई जहाज़ होता है, वो मान लीजिए 20,000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा प्रकाश होता है उसकी भी चाल बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से प्रकाश चलती है। इस तरह से हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। इसका जवाब है नहीं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। इसका रीज़न है दोस्तों, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल इसको हम c से दिखाते हैं और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार जो हमारा ये हो जाएगा वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कोई भी वस्तु चले तो हम उसको सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा प्रकाश होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है, इसलिए हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ, एनसीईआरटी में दिया है, यह भी जानिए। तो मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ और जो जो पॉइंट आएगा उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? मान लीजिए कोई भी वस्तु हमारे पास है, अगर हम यहाँ से प्रकाश दिखा रहे हैं तो इसकी जो परछाई है वो सामने वाली दीवार पर पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई भी हम छोटी वस्तु लेते हैं और हम किसी भी ट्यूबलाइट या लाइट के पास ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं उसकी परछाई नहीं बनती है।
अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जरूर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शा रही होगी, यानी कि सरल रेखा में नहीं चल रही होगी, इसलिए उस वस्तु की परछाई नहीं बनती है। इसलिए हम कहते हैं मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को हम कहते हैं विवर्तन। यानी कि प्रकाश की किसी भी तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति जो होती है उसी को हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन जो कि हमारे इस सिलेबस में नहीं है, उसको हम हायर क्लास में देखेंगे। हमारे सिलेबस में केवल दिया है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे बस। अब दोस्तों अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। यानी कि प्रकाश जो होती है वो तरंगों के रूप में चलती है, यानी कि जिगजैग मोशन में वो गति करती है। इस प्रकार हम कहते हैं प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलती है और ये जो धारणा है वो असफल होने लगती है। अब जो हमारा आता है विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। अब दोस्तों 20वीं शताब्दी में यह घटना हो गई कि प्रकाश को केवल तरंग ही नहीं कहा जा सकता है, प्रकाश जो होता है वो एक द्रव्य यानी कि कण के रूप में भी माना जाता है। इस प्रकार जो हमारा प्रकाश है उसकी दो गुण हो गए, यानी कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। यही बात यहाँ बताया गया है। तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया। इस प्रकार से जो हमारा प्रकाश होता है वो दो प्रकार का गुण दर्शाता है, एक होता है हमारा तरंग और दूसरा होता है कण। इस प्रकार से इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर दिया गया कि बताया गया कि न प्रकाश न तो कण है और न ही तरंग है, इनके बीच सामंजस्य स्थापित किया गया और प्रकाश की दैत्य प्रकृति को बताया गया। यानी कि प्रकाश हमारा दो प्रकृति का होता है, एक होता है कण और दूसरा होता है तरंग। ये तो बात हो गई दोस्तों, इस पैराग्राफ में ये चीज़ें दी गई हुई हैं, इसको आपने समझ लिया। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों हमारा दिया है एक, मैं आपको यहाँ पे एक गैलेक्सी दिखाता हूँ, इसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये जो हमारा है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, यानी कि 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब यानी कि प्रकाश वर्ष इसमें क्या होता है, 1 मिलियन मतलब होता है दोस्तों 10⁶, यानी कि 10 लाख। अब एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है उसकी हम बात करें। एक प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष, इसका मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। इस प्रकार अगर हम इस गैलेक्सी का दूरी अगर देखें तो दूरी हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू मिलियन में 10 लाख लेंगे हम, इंटू एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। इस प्रकार से जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार हम इन गैलेक्सियों को
नहीं देख सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों नासा नासा की हबल टेलीस्कोप द्वारा हम इसको देखते हैं। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा हबल टेलीस्कोप, इसी के द्वारा इन गैलेक्सियों को देखा जा सकता है। इस प्रकार हम प्रकाश के बारे में कुछ कुछ जानकारी यहाँ से भी लेते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक मेन स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन। आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन में दोस्तों हमारे पास मान लीजिए कोई भी दर्पण है, ऐसे करके दर्पण के एक साइड में हम क्या करते हैं, एक साइड में हम कलई कर देते हैं, चांदी या पीतल की हम कलई कर देते हैं, और दूसरे साइड में हम चमकदार सतह को ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारी हुई कलई की हुई सतह, और ये हमारा कौन सा सतह है, चमकीली सतह। इसी पे प्रकाश का परावर्तन होता है। जब हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को इस पे आपतित कराते हैं, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात क्या करती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब दोस्तों इसके जो जहाँ पे ये टकराती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर चमकीली सतह से एक अभिलंब बनाते हैं। ठीक, अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का होता है। ये हमारा 90 डिग्री का होता है। इसको हम मिटा देते हैं बस समझने के लिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं अभिलंब यहाँ पे है। अब दोस्तों यहाँ पे जो होता है एक कोण बन जाता है। यहाँ पे हमारा कोण बन जाता है आई, यानी कि आपतित किरण वाला कोण, और यहाँ पे कोण आर यानी कि रिफ्लेक्टेड रे वाला कोण। इस प्रकार अगर हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें दोस्तों हमारा बिंदु बना देते हैं इसको पी क्यू और आर, इसको हम कहते हैं एन, एन यानी कि अभिलंब। अब दोस्तों प्रकाश का जो होता है वो दो नियम होता है। इन दो नियमों को हम देखें तो प्रकाश के नियम, प्रकाश नहीं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। इन नियमों की हम बात करें तो जो हमारा इसको कहते हैं कोण आई को हम कहते हैं आपतन कोण और कोण आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण। यहाँ पे हम इसको बता देते हैं। कोण आई को कहते हैं आपतन कोण, कोण आर को कहते हैं हम परावर्तन कोण। और यहाँ पे एन जो हमारा होता है वो अभिलंब होता है। और इस पे बिंदु Q क्या है, हमारा आपतन बिंदु है। अब दोस्तों हमारा जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो दोनों बराबर होता है। यही हमारा प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा नियम थोड़ा टफ लगता है लेकिन टफ नहीं है, इसको हम समझते हैं। जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं आपतित किरण पी क्यू, परावर्तित किरण क्यू आर और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब यन, ये हमारा एक ही तल में होता है। इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं आपतित किरण पी क्यू परावर्तित किरण क्यू आर और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होते हैं। तल यानी कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे करके है जो y और x है, तो इसी तल में हम केवल लेंगे, तल को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, टकराने के पश्चात ऐसे नहीं जाएगी, इसी तल में वापस आएगी। इसी को कहते हैं हम तल, यानी कि प्रकाश की किरण एक ही तल में, यानी फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं इसके, कोण आई बराबर कोण आर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो आता है समतल दर्पण से
प्रतिबिंब की विशेषताएं, इस पे हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।